गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम वेलकम वेलकम। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, मैं शुरू करना हूँ आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए, स्पेशली झारखंड का इतिहास। और झारखंड के इतिहास में जो सारी घटनाएं शुरू से लेकर झारखंड का पूरा इतिहास पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई देरी किए। लेट्स स्टार्ट अबाउट झारखंड का इतिहास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन काल की। प्राचीन काल में झारखंड को आखिर किस तरह से देखा गया, क्या हाल था प्राचीन काल में झारखंड का। तो आपको बता देते हैं कि प्राचीन काल में गुप्त शासक और गौड़ शासक, ध्यान रहे, गुप्त और गौड़ शासक, केवल शशांक को छोड़ दिया जाए तो किसी भी राजवंश ने इस क्षेत्र पर अधिक समय तक शासन नहीं किया। यानी गुप्त और गौड़ शासक शशांक दो ऐसे साम्राज्य या कहें तो राज्य कहें या तो आप कह सकते हैं शासक कहें, जिन्होंने प्राचीन काल से ही झारखंड पर आधिपत्य बनाए रखा। बाकी किसी भी राजवंश की औकात नहीं हुई कि उसने इसको अधिक समय तक अपने अंडर रख पाया। तो ये था प्राचीन इतिहास के बारे में। अब आते हैं हम लोग मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल मध्यकाल में क्या स्थिति थी झारखंड की। देखिए, मध्यकाल में कई क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। कई क्षेत्र राजवंश अपने समय इन्होंने झारखंड को अपने अधीन किया। उनमें से अगर सबसे पहले अगर बात करें तो मध्यकाल में हम लोग सबसे पहले छोटा नागपुर की बात करते हैं। छोटा नागपुर, ओके। छोटा नागपुर का जो, ध्यान रखिए किस वंश का शासन था छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर में अगर कहा जाए तो नागवंश का, नागवंश। छोटा नागपुर में नागवंश का शासन था। उसी तरह अगर पलामू में पूछ लिया जाए कि पलामू में किसका शासन था, ठीक है, पलामू में किसका शासन था, तो पलामू में रक्सेल वंश का शासन था। याद रखिएगा, ये आप यही सब पूछेगा। पलामू में मध्यकाल में किस वंश का शासन था, तो रक्सेल वंश का शासन था। उसी तरह अगर सिंहभूम में पूछा जाए कि सिंहभूम में किस राजवंश का शासन था, तो सिंहभूम में सिंह वंश का शासन था। ये सब आपको याद कर लेना है अच्छा से। तो सिंहभूम में सिंह वंश का शासन था। क्षेत्रीय राजवंशों में छोटा नागपुर जो था ना, उसमें सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक एक तरह से क्षेत्र राजवंशों का शासन रहा। तो छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक के लिए, ठीक है, नागवंश का शासन रहा। छोटा नागपुर में, जैसे मैंने पहले बताया था, छोटा नागपुर में सबसे लंबी अवधि तक शासन जो रहा वो है नागवंशी का, ठीक है, ओके। ये बात अब समझ लीजिए कि कोई भी क्षेत्र राजवंशों में जो छोटा नागपुर में जो खास करके नागवंश का जो शासन था वो सबसे लंबा रहा। आगे चल के जब सल्तनत काल आया, यू नो अबाउट दैट। सल्तनत काल का मतलब में क्या करना चाहते हैं, संस्कृत काल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कब से कब होता है सल्तनत काल। जनरली माना जाता है 1206 से लेके 1526, पानीपत का प्रथम युद्ध जब तक नहीं होता है तो इसको सल्तनत काल कहा जाता है। तो सल्तनत काल में समझ लीजिए लगभग लगभग 300 वर्ष के शासनकाल में कभी भी यह क्षेत्र पूरी तरह से, मतलब झारखंड की बात कर रहे हैं, कभी भी पूरी तरह से मतलब आक्रांत नहीं रहा, मतलब इस पर शासन नहीं रहा, छिटपुट रहा। छिटपुट कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि अगर सिंहभूम पर कहा जाए, सिंहभूम पर किसका शासन रहा 1206 से लगभग लगभग 1526 के बीच में, तो मोहम्मद बिन का सेनापति था, मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति। उसका नाम याद रख लीजिएगा, मलिक बया नाम था उसका, मलिक बया, मलिक बया। उसका शासनकाल चला रहा। अगर उसी प्रकार अगर देखा जाए तो उड़ीसा के एक शासक थे, उनका नाम था कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र गजपति, इन्होंने संथाल परगना में कपिलेंद्र गजपति का शासन था। संथाल परगना में किसका शासन था, तो कपिल गज, ठीक है, कपिलेंद्र गजपति के जी का। संथाल परगना में उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति का शासन था। राजा जयसिंह नाम का एक व्यक्ति थे, राजा जयसिंह, यू नो अबाउट दैट। राजा जयसिंह,
देव। राजा जयसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में, ठीक है, 13वीं सदी में झारखंड को अपना शासक घोषित कर दिया। उसी तरह अगर देखा जाए तो आदिल शाह द्वितीय, इसने अपने आप को क्या कहा पता है? इसने अपने आप को झारखंडी सुल्तान कहा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंडी सुल्तान किसे कहते हैं? झारखंडी, ठीक है, झारखंडी सुल्तान, झारखंडी सुल्तान किसे कहा गया है? तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान भी कहते हैं, आदिल शाह द्वितीय। अकबर हम लोग कहें मुगल काल की बात, तो 1526 से मुगल काल स्टार्ट होता है, लगभग पता होगा आपको। 1526 से लेके लगभग 1707 में, मतलब प्रचंड स्थिति में मुगल काल रहा। तो मुगल काल के दरम्यान में माना जाता है कि अकबर के शासनकाल से, मतलब कह सकते हैं कि अकबर के शासनकाल से ही वास्तव में मुगल वंश झारखंड में अपना वास्तविक संपर्क स्थापित कर पाया। तो अकबर का शासनकाल से स्टार्ट हुआ। लेकिन आपको बता दें कि मुगलों के प्रभाव को कम करने वाला कोई था, अगर मुगलों के प्रभाव को कोई प्रश्न चिन्ह कर सकता था झारखंड में, तो वो था मराठा। यानी मराठाओं के उदय होने से मुगलों के प्रशासन या मुगलों के शासन झारखंड में एक तरह से उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया, उनका संघर्ष स्टार्ट हो गया। उसके बाद मराठा का मतलब 1741 से लगभग 1803 ईस्वी तक मराठाओं का शासन चला। शासन क्या चला, मतलब छिटपुट चला। मराठाओं ने यहाँ पर मतलब अपना कहीं ना कहीं दबदबा बनाया। उसके बाद फिर जब क्षेत्रीय राजवंशों का एक तरह से जब क्षय होना स्टार्ट हो गया, तो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को मौका मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को, अर्थात कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों को मौका मिला। क्यों अंग्रेज़ों को क्या मौका मिला? तो अंग्रेज़ों ने लगभग 70 वर्षों में, 70 वर्ष कब से कब? तो 1767 से लेके 1837 तक के दरमियान, ठीक है, 1837 के दरमियान अंग्रेज़ों ने एक तरह से झारखंड में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज़ के सहयोगी भी थे, जैसे ज़मींदार लोग था, ठेकेदार था, महाजन लोग था। उसने झारखंड में प्रवेश किया और जनजातियों को एक तरह से तंग करना स्टार्ट कर दिया। तो शुरू हो जाता है कहानी झारखंड की, और इसी के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अब। उसके बाद कई विद्रोह हुए, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, संथाल विद्रोह, हूल विद्रोह, उसके अलावा उलगुलान, मुंडा विद्रोह, कई तरह के जनजाति विद्रोह हुए। फिर झारखंड का जो निर्माण का जो बीजारोपण था, एक तरह से शुरुआत हुआ। तो 63 से लगभग 73 के तक, 63 से 73 के बीच झारखंड, मतलब झारखंड जो है कुछ उसका आंदोलन कुछ बिखराव में चला गया था, कुछ टूट सा गया था। लेकिन फिर जाके आगे चल के जब झामुमो, यू नो अबाउट झामुमो या झामुमो, जिसको हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलते हैं, उसने एक तरह से फिर से एक नई आंदोलन शुरुआत की। और फाइनली जाके आपको पता होना चाहिए कि सन 1995 में बिहार सरकार के द्वारा झारखंड में जैक की स्थापना होती है, जिसको हम लोग झारखंड, ठीक है, क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद बोलते हैं। तो झारखंड ऑटोनॉमिक काउंसिल का स्थापना हुआ, और फाइनली जाके 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना होती है 28वें राज्य के रूप में। ध्यान रहे, 28वां राज्य था भारत का। ओके, तो अब हम लोग आते हैं इसके नामकरण पे, कि नामकरण कहाँ क्या क्या रखा गया था। नामांकन, झारखंड का नामांकन, आखिर कई बार झारखंड की उत्पत्ति हुई, उसकी झारखंड की व्युत्पत्ति, झारखंड को इसी तो जनरली हम लोग झार बोलते हैं, वन प्रदेश कह सकते हैं आप, वन प्रदेश। झारखंड चूँकि जंगलों से घिरा हुआ है चारों तरफ। लेकिन शुरुआत में अगर कहा जाए सबसे पहले, तो इसका सही रूप से अगर साहित्यिक स्रोत देखा जाए, साहित्यिक स्रोत, तो सबसे पहला कोई साहित्यिक स्रोत जिसमें झारखंड शब्द का चर्चा किया गया हो, तो उसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण याद रखिएगा आप। ऐत्रेय ब्राह्मण पहला साहित्यिक स्रोत है जिसमें इस क्षेत्र का जिक्र मिला हुआ है। ठीक है, और ध्यान रहे, इस ऐत्रेय ब्राह्मण में इसको क्या कहा गया है? तो इसको पुंड कहा गया है, या फिर पुंड्र कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या तो पुंड्र बोलिएगा या तो पुंड्रू। ठीक है, एक ही बात है।
वायु पुराण में इसको क्या कहा गया है? वायु पुराण में आपको पता है इसको क्या कहा गया है? इसको वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। मुरंड, झारखंड को वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। ओके। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? अगर विष्णु पुराण में पूछ दिया जाए कि विष्णु पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है, तो इसको मंड कहा गया है। अगर भगवत पुराण में पूछ दिया जाए तो भगवत पुराण में क्या कहा गया है? तो भगवत पुराण में इसको किक्कट प्रदेश कहा गया है। किक्कट प्रदेश भगवत पुराण में इसको किक्कट प्रदेश कहा गया है। महाभारत में क्या कहा गया है? महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश, ठीक है। पुंडरीक महाभारत में कहा गया है। झारखंड के बारे में बात हो रही है, इसके नामकरण की बात हो रही है। समुद्रगुप्त के बारे में जब आप गुप्त साम्राज्य जब पढ़िएगा तो समुद्रगुप्त का एक अभिलेख है जिसको हम लोग इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, उसमें झारखंड को क्या कहा गया है पता है? उसको मुरंड देश कहा गया है। मुरंड। संस्कृत साहित्य में क्या कहा गया होगा? संस्कृत में साहित्य में क्या क्या हो गया इसको कालिंद कहा गया है। तो बहुत सारा नाम है, आपने देखा। अगर बात करें हम लोग मध्यकाल में, तो मध्यकाल में डायरेक्ट झारखंड ही बोलते हैं। तो फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही में झारखंड का झारखंड बोला गया है। कबीर और यहाँ तक कि मोहम्मद जायसी ने भी झारखंड का उल्लेख किया है। अब हम लोग झारखंड, कभी कभी क्या होता है ना, झारखंड को मतलब छोटा नागपुर का पर्यायवाची मान लेते हैं हम लोग। संथाल परगना, छोटा नागपुर, मतलब इस झारखंड के पहले एक तरह से एक जैसा रहता था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग छोटा नागपुर की। छोटा नागपुर सबसे पहले याद रखिएगा झारखंड का सबसे बड़ा प्रदेश है। झारखंड का सबसे बड़ा प्रदेश, ठीक है। तो झारखंड का सबसे बड़ा प्रदेश क्या है? वो है, सबसे बड़ा भाग क्या है? तो वो है लगभग आप समझ लीजिए 80% पूरा झारखंड का छोटा नागपुर बनता है, ठीक है। उसी भाग में फैला हुआ है छोटा नागपुर। मतलब कभी कभी आप कह सकते हैं कि झारखंड इक्वल टू छोटा नागपुर, छोटे शब्दों में। आपको पता होगा चीनी यात्री आया था, पहला चीनी यात्री जिसको हम लोग फाहियान कहते हैं। अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा कि फाहियान ने भी कहीं ना कहीं झारखंड का जिक्र किया है, या फिर छोटा नागपुर को कुक्कट प्रदेश कहा है, कुकुटलाड। इसी तरह से एक झारखंड का और भी कोई वर्णन करता है, तो आपको बताते हैं कि झारखंड को और भी क्या नाम से पुकारा गया है। अगर कहा जाए तो फेनसोंग भी आया था, वेनसोंग ये भी आया था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत, जिसको CU की कहते हैं, उसने छोटा नागपुर को क्या कहा? उसने छोटा नागपुर को कर्ण स्वर्ण कहा है, कर्ण स्वर्ण। फेनसंग ने इसको कर्ण स्वर्ण कहा है। और रांची को उसने कहा था कोकरा या फिर खोखरा। कोकरा कहिए, खोखरा कहिए, एक ही बात है। छोटा नागपुर के नाम के संबंध में अगर ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश ने इसको साफा, SWFA, मतलब इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। छोटा नागपुर, इसे दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो जिसका मुख्यालय था बिशुनपुर में। बिशुनपुर, यही आगे चलकर रांची बना, आप इसको रांची कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे संथाल परगना की। संथाल परगना ये सेकंड, ठीक है, दूसरा ऐसा, मतलब झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा अगर स्थल या कहे तो दूसरा सबसे बड़ा भाग जो है ये संथाल परगना है। इस क्षेत्र को नरी खंड बोलते हैं, नरी खंड।
बाद में इसको लोग कांगजोल बोलने लगे, कांगजोल। तो कांगजोल जो है वो संथाल परगना के इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसी संथाल परगना में राजमहल का भी जिक्र मिलता है, हेलसोंग राजमहल का जिक्र किया गया है हेलसोंग के द्वारा, संथाल परगना में ही है, पता हो आपको, क्योंकि संथाल परगना में राजमहल तो है ही, पाकुड़ भी है, गोड्डा भी है और दुमका भी है। तो आरपीजीडी ये संथाल परगना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और इसको सबको मिला के दामिन एक कोह कहते हैं, ठीक है, अर्थात पहाड़ी अंचल। अब बात करेंगे पाषाण काल की। पाषाण काल, आपको पता होगा पाषाण काल जो है लगभग 25 लाख BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से लगभग 1000 BC, ठीक है। ये पाषाण काल है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है, आपको पता होगा। एक है पूरा, दूसरा है मध्य और तीसरा है नव। यहाँ पाषाण काल बोल सकते हैं। तो पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक। तो अगर बात करें पैलियोलिथिक में मतलब आखेट होता था। आखेट मतलब समझते ही हैं आप लोग, शिकार करना और खाद्य को जमा करना। इसमें रांची आता है, बोकारो आता है, हजारीबाग आता है, देवघर आता है। इस सब का मतलब चर्चा किया गया है। इसके किनारे, इसके नदियों के किनारे इस मतलब पूरा पाषाण काल मिलता था। अगर बात करें मेसोलिथिक का, मेसोलिथिक में इसमें भी पशुपालन होता था थोड़ा मोड़ा, इसके अलावा आखेट तो होता ही था, ठीक है। इसमें भी आपको दुमका, झारखंड में दुमका है, पलामू है, धनबाद है। और नियोलिथिक में अगर बात करें, नियोलिथिक में लोग खाद्य उत्पादक बन चुके थे, मतलब खाद्य प्रोड्यूसर बोल सकते हैं आप। कृषि होने लगा था, अस्थायी रूप से निवास करने लगे थे लोग, जिसमें आपको रांची में, लोहरदगा में, सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में, इस सब में आपको नियोलिथिक के साक्ष्य मिलते हैं झारखंड में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब केवल और केवल नवपाषाण की। नवपाषाण जब खत्म हुआ उसके बाद नवपाषाण युग के बाद क्या हुआ, तो झारखंड में नवपाषाण के बाद जो युग आया उसको हम लोग कहते हैं धातु युग। नवपाषाण के बाद का जो युग है उसको क्या कहते हैं, उसको धातु युग कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप जान लीजिए जो धातु युग है, धातु युग वास्तव में एक तरह से कह सकते हैं कि ये पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग दोनों के बीच का एक अवधि है, इसको ट्रांजिशन फेज कहते हैं। तो पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग के बीच का छोटा सा अवधि जिसको हम लोग धातु युग बोलते हैं, ठीक है। झारखंड में ताम्र पाषाण युग की संस्कृति का जो केंद्र बिंदु है वो सिंहभूम है। सिंहभूम को ही मतलब एक तरह से ताम्र पाषाण कालीन युग का सेंटर माना जाता है, सिंहभूम, क्योंकि यहाँ पर तांबा का खदान बहुत मिला है। वहाँ पर कुछ जनजातियाँ जैसे असुर है, बिरजिया है, बिरहो जनजाति है, ये सब पेशा ये लोग मतलब उपकरण बनाने में बहुत माहिर थे। तामा युग के बाद कांस्य युग आता है। कांस्य युग, झारखंड में तामा युग के बाद कांस्य युग आता है। कांसा तो जानते हैं आप किससे बनता है, तामा और टीन से मिलकर बनता है। तो पहले तामा युग आया और उसमें फिर टीन मिला दिया तो बन गया कांस्य युग, ठीक है। कांस्य युग ये भी छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में है। इसमें भी फिर असुर और बिरजिया का बहुत योगदान है, ठीक है। असुर और बिरजियों का, क्योंकि ये लोग इसके सूत्रधार माने जाते हैं। झारखंड में कांस्य युग के बाद लौह युग आता है। पहले आया तामा, फिर कांस्य, फिर लौह युग। लौह युग के सूत्रधार, इसके सूत्रधार असुर ही है, मतलब असुर सब में है, असुर और बिरजिया, ठीक है। तो लौह युग के सूत्रधार असुर और बिरजिया जनजाति ही है। क्योंकि आपको पता होगा हम लोग
झारखंड को इसलिए महान कह सकते हैं क्योंकि दमिश्क की तलवारें, ईरान से व्यापार होता था, सोच लीजिए, मेसोपोटामिया भेजा जाता था इस समय की तलवारें, तो काफ़ी विकसित था। अब असुर जनजाति झारखंड में कैसे प्रवेश किया? पता होगा आपको कि झारखंड तो पूरा जंगल से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारा मतलब आदिवासी खींचा चला आया, क्योंकि शक्तिशाली जो आर्य लोग थे वो अपने मूल स्थान से धकेल दिए गए इधर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो प्रजातियों में आर्य अपने मूल स्थान से धकेल देने के बाद मतलब यहीं पर आके बस गए। तो आर्यों के बाद अगर कोई आया तो सबसे पहले आया असुर लोग। सबसे प्राचीनतम अगर कहा जाए तो सबसे प्राचीनतम जनजाति जो है आर्य है, उसके बाद कोरबा लोग आया, दूसरा जनजाति कोरबा था, उसके बाद फिर मुंडा आया, फिर उराव आया, इस तरह चलता रहा। और ध्यान रहे कि पूर्व मध्यकाल में ये खेरवार, पलामू, संथाल जो है ना, संथाल की बात करें तो संथाल लोग जो है कहाँ पर रहते थे? आकर हजारीबाग में। तो संथाल सबसे पहले आके कहाँ बसे? तो हजारीबाग में, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और ब्रिटिश काल में संथाल परगना में, लेकिन ब्रिटिश काल जैसे आया, ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल में, ओके, ब्रिटिश शासनकाल में संथाल लोग संथाल परगना में आके बस गए, संथाल परगना में। अब हम लोग बात करेंगे धार्मिक आंदोलन की। धार्मिक आंदोलन वो भी झारखंड में। तो आपको पता होगा 6ठी शताब्दी, ठीक है, 6ठी सदी अगर ईसा पूर्व कहा जाए, ईसा पूर्व यानी 6 BC, ठीक है, उस समय दो धर्म, एक जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म झारखंड में भी धीरे धीरे फैल रहा था। क्योंकि इसका व्यापक असर था तो झारखंड कहाँ इससे अछूता रहेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले जैन धर्म की। जैन धर्म झारखंड में किस लिए फेमस है, किस प्रकार से इसका मतलब अगर इसका स्रोत खोजिएगा तो आपको पता होगा। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। ये पारस्वनाथ 717, ठीक है, ईसा पूर्व में गिरिडीह, आप जाइएगा गिरिडीह अभी भी तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर एक पहाड़ है, पहाड़ के निकट इनका वहाँ पर मतलब कुछ साक्ष्य मिला है, तो उसी के नाम पर एक पहाड़ का नाम पड़ गया है पार्श्वनाथ पहाड़। इसको लोग पारसनाथ पहाड़ भी कहते हैं, ठीक है, पारसनाथ। तो ये पारसनाथ कौन है आखिर? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है, ठीक है। इसके अलावा मानभूम में भी है, जैन सभ्यता और संस्कृति का केंद्र मिला है। सिंहभूम के जो निवासी लोग हैं, सिंहभूम जाइएगा तो सिंहभूम में जो निवासी लोग थे, मूल निवासी लोग, उनको सरक कहा जाता है। सरक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। सरक क्या है? सरक वास्तव में, सरक जो है ये जैन मतावलंबी, ठीक है, मतावलंबी जैन मतलब जैन धर्म को जो फॉलो करते हैं, जो आरंभिक निवासी थे सिंहभूम के, उसको हम लोग सरक कहते हैं। बात करें बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म भी अछूता नहीं रहा। तो बौद्ध धर्म का सबसे पहला अगर बोले कि बौद्ध धर्म के संबंधित कुछ अवशेष बताइए तो आप पलामू चले जाइए। वहाँ पर आपको एक सिंह का शीर्ष मिलेगा, सिंह शीर्ष, ये एक साक्ष्य है। इसके अलावा धनबाद में भी बौद्ध धर्म के बहुत से साक्ष्य मिले हुए हैं। अब बात करेंगे हम लोग मौर्य काल। मौर्य काल में क्या स्थिति थी झारखंड की, क्योंकि इतिहास है
तो एवरीथिंग विल बी स्टडी अबाउट झारखंड। झारखंड में हर युग में क्या रहा प्रभाव, तो मौर्य काल में आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने गुरु कौटिल्य के साथ मिलकर क्या किया था पता होगा आपको, बहुत ईजी बता रहा हूँ। कौटिल्य के साथ मिलकर धनानंद जो था, जो उसको जो नंद वंश का शासक था धनानंद, उसको बहुत क्रूर था, उसको पराजित किया गया और मगध में फाइनली आगे चल के मगध में मौर्य वंश का स्थापना होता है। और मौर्य वंश का स्थापना होने के बाद, चूँकि आपको पता होगा मौर्य वंश बहुत ही विशाल साम्राज्य था, तो उस विशाल साम्राज्य में बहुत से सेना लोग काम कर रहे थे, तो सेना में जनजातियों का भी योगदान था। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि झारखंड के जो जनजाति लोग थे उसमें मौर्य वंश के सैन्य हिस्सा में जनजाति तत्व मौजूद था। इसके अलावा आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखिएगा, यानी कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी कहीं ना कहीं झारखंड का जिक्र किया है या नहीं किया है, तो किया है और बताया है कि इस क्षेत्र को पहले कुकुट कहते थे, ठीक है, कुकुट प्रदेश, तो या कुकरा भी कह सकते हैं, कुकुट बोलिए, कुकुट, ओके, कुकुट कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये कुकुट जो है और ये जो झारखंड था वो गणतंत्र माना गया है, गणतंत्र प्रदेश बोला था उन्होंने, ठीक है। शत्रुओं को रोकने के लिए मतलब आठविक नामक अधिकारी का नियुक्ति किया गया था, ताकि मतलब शत्रुओं का गठबंधन ना हो पाए। आठविक के अधीन जो है बहुत सारे, जैसे वन के अध्यक्ष, नागपाल, वनपाल, ये सब आते थे। कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवानक नदी है, इसमें 2 नदी आता है, तो इंद्रवानक नदी में एक शंख नदी का नाम याद रखिएगा और दूसरा है ईब नदी। इसमें ईब और हीरे की खानें, तब हीरे मिलने के प्रमाण भी है, तो नदियों में हीरा मिला, तो मौर्य वंश इसकी तरफ खींचा चला आया। अशोक की बात करें, मौर्य वंश का ही तीसरा राजा था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर अशोक का जो विचार था, जो धम्म नीति थी, उस पर भी उनका मतलब प्रभाव था। तो अशोक के 13वें शिलालेख का जब अध्ययन कीजिएगा, 13वें शिलालेख में उसके आसपास जो क्षेत्र थे उसमें से एक था आठविक, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख में भी आठविक का उल्लेख है। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल का मतलब जो इसको मतलब 200 से 300 आप मान सकते हैं, ठीक है। एक है ईसा पूर्व से ईस्वी के बीच, ठीक है, 200 BC से 300 ईस्वी, ये मौर्योत्तर काल है। मौर्योत्तर काल में मतलब कई विदेशी भारत पे आक्रमण करने लगे, आक्रांताओं का मतलब एक तरह से सामना होना पड़ा, तो झारखंड भी इससे बच नहीं सकता था। झारखंड में इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आपको अगर सिंहभूम में जाइएगा तो सिंहभूम में भी मौर्योत्तर काल का चर्चा आप कहाँ से खोजिएगा, तो सबसे पहले सिंहभूम में कहा है कि यहाँ पर रोमन सिक्के मिले हुए हैं। रोमन सम्राट के सिक्के कैसे आए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं रोमन आक्रमण या इंडो ग्रीक आक्रमण हुआ होगा, झारखंड का वैदेशिक संपर्क रहा होगा, तो झारखंड भी विदेशों से संपर्क था इसका। चाहे भाषा में जाइएगा आप तो भी वहाँ पर आपको इंडो सिथियन ग्रीक सिक्का मिलेगा, इंडो सिथियन, तो कहीं ना कहीं ये भी है। इसके अलावा कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसने तो एक तरह से पूरा अपना क्षेत्र विस्तार कर दिया था, और एक तरह से कहे तो कनिष्क के नियंत्रण में झारखंड था, बिहार का पूरा हिस्सा था, तो झारखंड का बिहार का जो दक्षिण इलाका है वो भी कनिष्क के शासनकाल में था। अब बात करेंगे गुप्त काल की। गुप्त काल चूँकि आपको पता होगा कुषाण के पतन हुआ, तो उसके बाद पाटलिपुत्र में कई गुप्त शासकों का उदय हुआ। उसमें सबसे अगर महान है तो समुद्रगुप्त, चूँकि इसको आपको पता होगा समुद्रगुप्त ये नेपोलियन भी है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि का नाम था हरिसेन। उसका एक अभिलेख है जो मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, प्रयाग प्रशस्ति। जी हाँ, प्रयाग प्रशस्ति में आप जब
उल्लेख कीजिएगा तो उसमें समुद्रगुप्त के विजय का, सामरिक विजय का वर्णन है। तो उसमें एक आठविक विजय है, आठविक जिसका अशोक के शिलालेख में भी जिक्र है। तो आठविक वही जंगल वाला प्रदेश। तो आठविक कहाँ से आया? आठविक विजय। तो कहीं ना कहीं आठविक का उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में है। तो समुद्र का प्रभाव जो है, यानी गुप्त वंश का प्रभाव भी कहीं ना कहीं झारखंड के इलाकों में था। और ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड उसके अधीन था थोड़ा समय के सही। उसके अलावा उसने छोटा नागपुर को, जो छोटा नागपुर था, छोटा नागपुर उसको मुरुंड कहते थे, मुरुंड देश, ठीक है, मुरुंग देश, छोटा नागपुर। इसके बाद गुप्त वंश का एक और महान राजा हुआ जिसका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या ना, उज्जैन से लेकर बंगाल तक अपना शासन व्यवस्था विशाल कर दिया था। तो उसमें झारखंड में आ गया था। तो चंद्रगुप्त का शासनकाल में भी कहीं ना कहीं झारखंड उससे इफेक्टेड था। और वहाँ पर चंद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान नाम का एक यात्री आया था। जी हाँ, फाहियान, जिसका जिक्र मैंने पहले शुरुआत में किया था। उसने इसको क्या कहा था, छोटा नागपुर को? तो उसने कहा था, ठीक है, कुकुटलाड, कुकुटलाड। अब बात करेंगे गुप्तोत्तर काल की, यानी गुप्तों के बाद गुप्तोत्तर होता है, गुप्तोत्तर काल, जिसमें आप गुप्तोत्तर काल लगभग 550 से लगभग 650, मतलब 100 साल का शासनकाल, ईस्वी। हाँ, ईस्वी। इसमें पश्चिम बंगाल में गौड़ वंश, पता होगा आपको, पश्चिम बंगाल में। उसमें एक शशांक राजा, शशांक के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार शशांक के प्रभाव से जो पूरा बौद्ध धर्म का प्रभाव था वो कैसे उस पर प्रसन्नचिन्ह लग गया, कैसे उस पर एक तरह से निशाना साधा गया। क्योंकि आपको पता होगा शशांक जो था ना, ये पूरा तरह से कट्टर शैव उपासक था। शैव ने शिव को पूजा था, शैव उपासक था ये। तो शैव उपासक होने के कारण बौद्ध धर्म का एक तरह से इसने नाश कर दिया। एक तरह से जितने भी बौद्ध स्थल थे सबको इसने तोड़ मोड़ दिया, एक तरह से विघ्न विनाशक कर दिया इसने। सब शैव धर्मावलंबी होने के कारण इसने मूर्ति भंजक भी, बहुत मूर्ति को तोड़ा उसने, मूर्ति भंजक बोलता है इसको लोग। तो झारखंड में बहुत सब मूर्तियाँ थी। झारखंड में जो बौद्ध धर्म का प्रभाव था, जो जैन धर्म का प्रभाव था, उसको उसने समाप्त कर दिया लगभग। और हिंदू धर्म को एक तरह से झारखंड में स्थापित करने में सबसे बड़ा अगर हाथ है तो मान सकते हैं आप, किसका, किसका? शशांक का, ठीक है। और शशांक जो था वो वास्तव में गुप्तोत्तर काल का एक, उसके बाद मतलब समझ लीजिए कि 10वीं सदी तक आते आते, 10वीं सदी तक लगभग झारखंड में आप कह सकते हैं कि पूरा तरह से हिंदू धर्म का प्रभुत्व हो गया, हिंदू धर्म पूरा तरह से छा गया। और उसके बाद एक वर्धन वंश पढ़िएगा थोड़ा सा। वर्धन वंश में सबसे जो महान प्रतापी राजा पुष्यभूति वंश का जो वर्धन वंश है, पुष्यभूति ने जो वर्धन वंश का स्थापना की, उसमें सबसे प्रमुख अगर है तो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन। जी हाँ, हर्षवर्धन 604 से लगभग 606 से के 647 तक चलता है इस वर्धन वंश के। इसने क्या किया ना, अपना साम्राज्य इतना फैलाया कि इसका साम्राज्य में राजमहल भी आता था, जो कि आज झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, नहीं, साहेबगंज का एक डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है राजमहल, ठीक है। तो उसमें राजमहल को पहले का जंगल कहते थे, ठीक है, का जंगल। तो का जंगल जिसको था, खाजांगल जो था वो हर्षवर्धन के क्षेत्र में आ चुका था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में मैंने बताया था ह्वेनसोंग, इसने झारखंड का चर्चा तो किया ही था अपने छोटे से राज्य में ही। तो पहली बार ह्वेनसोंग और हर्षवर्धन का मुलाकात जो हुआ था वो वास्तव में राजमहल में ही हुआ था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी के लिए इतना ही, ताकि आप लोग बोर ना हो। लगातार इस वीडियो को जारी रखेंगे हम, और देखते रहिए, सीखते रहिए झारखंड जी के। थैंक यू।